कभी सोचा है कि क्यों तुम कितना भी कमा लो, फिर भी पैसे कभी काफी नहीं लगते? या तुम हर बार प्लान बनाते हो सेविंग्स करने का, पर महीने के आखिर तक बैंक बैलेंस जीरो हो जाता है? कभी फील किया है कि दूसरों की बड़ी गाड़ी, बड़ा घर देखकर अपने आप को छोटा महसूस करते हो? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों हम हमेशा सोचते हैं बस थोड़ी सी और कमाई हो जाए तो जिंदगी सेट हो जाएगी? ये सवाल सिर्फ तुम्हारे नहीं, हम सबके हैं। और इनका जवाब है इस बुक में, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। ये बुक पैसों के नंबर से ज्यादा हमारे दिमाग और दिल के बारे में बात करती है, क्योंकि पैसे कमाना उतना मुश्किल नहीं जितना मुश्किल है उन्हें समझना और संभालना। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला लेसन है, कोई भी पागल नहीं है। हर किसी के पैसे के फैसले उसके लिए समझदारी भरे होते हैं। क्यों? क्योंकि हर इंसान का जिंदगी का तजुर्बा अलग होता है। एक एग्जाम्पल लो, मुंबई में एक चाय वाला है जो रोज अपनी कमाई में से 500 रुपए बचाता है हर दिन। और वहीं एक आईटी सेक्टर में जॉब करने वाला बंदा जो 50,000 कमाता है, लेकिन अपनी कमाई क्रेडिट कार्ड पे खर्च भी करता है। तो अब तुम सोचोगे चाय वाला समझदार है और आईटी वाला पागल। पर शायद आईटी वाले के घर में प्रेशर है, जैसे बड़ा घर या नई कार खरीदने का, और इन सब के आगे ये खर्च उसके लिए छोटा है, जो कि चाय वाले को बड़ा नजर आता है। इसलिए ये बुक कहती है, अपने तजुर्बे से हम दुनिया को देखते हैं। जो तुम्हें पागलपन लगता है वो किसी और के लिए नॉर्मल है। तो दूसरों को जज करने से पहले खुद उनमें अपने आप को देखो। 3 सीखने वाली बात। पहला, हर किसी के पैसे के फैसले उनके जिंदगी के तजुर्बे से आते हैं। दूसरा, तुम सिर्फ 0.001% ही दुनिया देखते हो, लेकिन उसी से अपनी सोच बनाते हो और किसी के भी बारे में कुछ भी सोच लेते हो, जिसकी सच या झूठ होने की कोई गारंटी नहीं। और तीसरा, जो फैसला तुम्हें गलत लगता है वो किसी और के लिए बिल्कुल सही हो सकता है। दोस्तों, पैसों के बारे में गलत या सही नहीं होता, बस अलग तजुर्बे होते हैं। अपने तजुर्बे को समझो और अपने फैसले बदलो। दूसरा लेसन है, लक और रिस्क एक सिक्के के 2 पहलू हैं। तुम कितनी भी मेहनत कर लो, हर रिजल्ट में लक और रिस्क का हाथ होता है। बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर, जब स्कूल में था तो उसके स्कूल में एक कंप्यूटर था जो उस टाइम बहुत रेयर था, और उसने उस कंप्यूटर की वजह से ही आज इतनी बड़ी माइक्रोसॉफ्ट इंडस्ट्री का सफर तय किया। ये लक था। लेकिन वहीं उसका दोस्त केंट, जो उतना ही टैलेंटेड था, पर वो एक एक्सीडेंट में चला गया। ये रिस्क था। दोस्तों, जिंदगी एक बड़ी लहर है। एक आईटी एम्प्लॉय सोचता है, मैं मेहनत करूंगा, बड़ा बनूंगा, पर शायद एक मिस्टेक की वजह से कोई रिस्क हो सकता है जिसका नुकसान उसे होता है। पर अगर अच्छा काम किया तो ये एक बोनस की तरह हो सकता है। तो ये लक माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत बंद कर दो, लेकिन अपने रिजल्ट्स को पूरा क्रेडिट या ब्लेम मत दो। हर सक्सेस या फेलियर में लक और रिस्क का रोल होता है। एक्सट्रीम सक्सेस जैसे अरबपति, इन सब में लक ज्यादा होता है, इसलिए उन्हें कॉपी करना मुश्किल है। और एक और बात, फेलियर को जज मत करो। कभी कभी ये सिर्फ रिस्क का रिजल्ट होता है। न अपनी जीत पे इतराओ, न हार पे रो, क्योंकि लक और रिस्क हमेशा साथ चलते हैं। बस खेलते रहो और यकीन मानो, नतीजे तुम्हारे फेवर में ही आएंगे। अब तीसरा लेसन है कि कभी भी चीजें काफी नहीं होती अगर तुम इनफ नहीं समझते। एक बार एक बिलियनियर ने एक राइटर से कहा, मैं एक दिन में तुम्हारे पूरे नॉवल से ज्यादा कमा लेता हूं। राइटर ने जवाब दिया, पर मेरे पास वो है जो तुम्हारे पास कभी नहीं होगा, इनफ। दोस्तों, यही ग्रीड यानी लालच का जाल है। एक दुकानदार सोचता है, बस 10 लाख बचा लूं तो सेट हो जाऊंगा। पर जब वो 10 लाख बचाता है तो सोचता है, अब 50 लाख और चाहिए। यानी कि ये रेस कभी खत्म नहीं होती। रजत गुप्ता, एक सक्सेसफुल सीईओ, उसने $100 मिलियन कमाने के बावजूद भी इनसाइडर ट्रेडिंग किया, क्योंकि उसे और चाहिए था। रिजल्ट, उसे जेल हो गई। लालच तुम्हें कभी इनफ फील नहीं करने देता। जो तुम्हारे पास है उसकी कीमत समझो, वरना सब खो दोगे। रियल वेल्थ मन की शांति में है, न कि बैंक बैलेंस में। दोस्तों, पैसा जीतने का मतलब ये नहीं कि तुम सबसे ज्यादा कमाओ, बल्कि ये है कि तुम्हारे अपने पास जो है उसमें तुम्हें खुशी मिले। अब चौथा लेसन है कि कंपाउंडिंग एक जादू है, पर इसमें सब्र चाहिए। एक कॉलेज स्टूडेंट
अगर 21 साल की उम्र से हर महीने 5,000 रुपए म्यूचुअल फंड में डाले तो 60 साल तक वो करोड़पति बन सकता है। कैसे? सिर्फ कंपाउंडिंग के जादू से। रोनाल्ड रीड, एक जैनिटर, ने छोटी छोटी सेविंग्स को डेकेड्स तक इन्वेस्ट किया और $8 मिलियन कमा के गया। पर यह जादू तभी काम करता है जब तुम सब्र रखते हो। एक गलती, जैसे बीच में ही पैसे निकाल लेना, और जादू खत्म। छोटी सेविंग्स भी बड़े रिजल्ट्स दे सकती हैं अगर टाइम दो तो। कंपाउंडिंग में सब्र और डिसिप्लिन सबसे बड़ा फैक्टर है। इसलिए पैसा निकालने से पहले 10 बार सोचो। हर विथड्रॉवल कंपाउंडिंग को रोकता है। कंपाउंडिंग एक बीज है, तुम आज लगाओ और सालों बाद उसी बड़े पेड़ के नीचे आराम करोगे। बस सब्र रखना होता है। दोस्तों, 5वां लेसन है कि पैसा कमाना एक बात और उसे रखना बात दूसरी। एक एम्प्लॉई सोचता है, मैं स्टॉक मार्केट में दिमाग लगाऊंगा और जल्दी पैसा बनाऊंगा, पर जब मार्केट क्रैश होता है तो वो सब खो देता है। पैसा बनाने के लिए रिस्क चाहिए, पर पैसा की पावर रखने के लिए डिसिप्लिन और सेफ्टी। ये बुक कहती है, वेल्थी बनने के लिए बोल्ड डिसीजंस लो, पर वेल्थी रहने के लिए बोरिंग डिसीजंस। जैसे एसआईपी में पैसा डाल के भूल जाओ और उसे बढ़ने दो, या इमरजेंसी फंड रखो। रिस्क और सेफ्टी का बैलेंस ही तुम्हें लंबी रेस में जिताता है। वेल्थ बनाने के लिए रिस्क लो, पर वेल्थ रखने के लिए सेफ्टी पे फोकस करो। बोरिंग इन्वेस्टमेंट्स जैसे एफडीज या म्यूचुअल फंड्स, ये लॉन्ग टर्म में जिताते हैं। हमेशा एक इमरजेंसी फंड रखो, ये तुम्हारी फाइनेंशियल सेफ्टी का बड़ा जरिया है। अपनी इनकम का 10% इमरजेंसी फंड में डालो और 6 महीने के खर्चे कवर करो। और एक बोरिंग इन्वेस्टमेंट जैसे एसआईपी या एफडी शुरू करो, जो कि कम रिस्क और ज्यादा फायदे का सबूत है। दोस्तों, पैसा कमाना रेस का स्टार्टिंग पॉइंट है, पर उसे ग्रो करना यानी रेस जीतना है। तो इस चीज का बैलेंस रखो और जीत तुम्हारी होगी। अब 6th लेसन है, छोटे रिस्क्स बड़े रिजल्ट्स देते हैं। जब तुम लंबी रेस खेलते हो तब। यह चैप्टर कहता है कि दुनिया में बड़े रिजल्ट्स अक्सर टेल इवेंट्स से आते हैं, मतलब छोटे अनजाने मोमेंट्स जो बड़ा असर डालते हैं। एक एग्जाम्पल से समझो। एक स्टार्टअप फाउंडर सोचता है, मैं 10 बिजनेस के आइडियाज ट्राई करूंगा, उनमें से 9 फेल हो सकते हैं, लेकिन एक हिट हो गया तो गेम चेंज। जैसे क्रिकेट में एक सिक्सर मैच जिता देता है, उसी तरह द साइकोलॉजी ऑफ मनी कहती है, तुम्हें हर बार जीतने की जरूरत नहीं, बस इतने निशाने मारो कि एक बड़ा वाला निशाना सही जगह लग जाए। पर यह तभी होगा जब तुम लंबी रेस में बने रहोगे। ज्यादा निशाने मारो, कुछ फेल होंगे, लेकिन एक सही निशाना ही तुम्हें बड़ा बनाएगा। लंबी रेस के लिए डिसिप्लिन चाहिए, इसलिए जल्दबाजी मत करो। दोस्तों, जिंदगी एक क्रिकेट मैच है। हर बॉल पे सिक्सर नहीं मार सकते, बस बैटिंग चालू रखनी है और टिके रहना है। एक दिन तुम्हारा सिक्सर शॉट जरूर लगेगा। चैप्टर 7, पैसा का असली गोल है फ्रीडम। फ्रीडम मतलब अपने टाइम का कंट्रोल। एक एम्प्लॉय जो 80,000 कमाता है लेकिन 12 घंटे ऑफिस में बिताता है, क्या उसके पास फ्रीडम है? नहीं। अब एक टीचर है जो मंथली 30,000 कमाती है लेकिन अपने स्कूल में स्कूल के बच्चों के साथ दिन के सिर्फ 4 घंटे बिताती है, तो उसके पास फ्रीडम है। यह बुक कहती है, पैसा का मतलब बड़ा घर या फैंसी कार नहीं, बल्कि यह है कि तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। फ्रीडम तब मिलती है जब तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, चाहे थोड़ी सी बचत ही क्यों ना हो। पैसा का अल्टीमेट गोल है अपने समय को कंट्रोल करना। फ्रीडम बड़े बैंक बैलेंस से नहीं, छोटी डिसिप्लिन्ड सेविंग्स से शुरू होती है। जिंदगी के छोटे पल जैसे फैमिली टाइम सच्ची खुशी देते हैं। पैसा तभी काम का है जब वो तुम्हें आजादी दे। तो आज से अपने टाइम के लिए सेविंग शुरू करो। चैप्टर 8, चमकदार चीजें रिस्पेक्ट नहीं दिलाती। एक कॉलेज स्टूडेंट सोचता है, अगर मैं नई फॉर्च्यूनर खरीद लूं तो लोग मुझे कूल समझेंगे, पर जब वो कार खरीदता है तो लोग उसकी कार देखते हैं, उसे नहीं। यह है मैन इन द कार पैराडॉक्स। लोग बड़े घर या एक्सपेंसिव मोबाइल फोन के पीछे भागते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये रिस्पेक्ट दिलाएगा, पर द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक कहती है, रियल रिस्पेक्ट तब मिलता है जब तुम अपने काम, डिसिप्लिन या काइंडनेस से शाइन करते हो। चमकीली चीजें तो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। सोशल मीडिया एक फ्लेक्सिंग ट्रैप है। ये टेम्पररी अटेंशन देता है,
परमानेंट खुशी नहीं। अगली बार कोई बड़ी चीज खरीदने से पहले सोचो, क्या ये रिस्पेक्ट के लिए है? दोस्तों, असली शाइन वो है जो दिल से दिल तक जाती है। अपने काम और सेविंग्स से रिस्पेक्ट कमाओ। 9वीं लेसन है, असली वेल्थ वो है जो दिखती नहीं। एक शॉपकीपर है जो रोज 1000 रुपए की सेविंग्स है और उन्हें म्यूचुअल फंड्स में डालता है, तो वो वेल्थी है। पर वही एक मैनेजर है जो मंथली 1 लाख कमाता है लेकिन सब खर्च कर देता है, तो वो वेल्थी नहीं है, फिर चाहे उसकी रोलेक्स की वॉच कितनी भी चमकती हो। ये बुक कहती है वेल्थ इनविजिबल होती है। वो पैसे जो तुम बचा के इन्वेस्ट करते हो वो तुम्हें लंबी रेस में जिताता है, पर जो दिखता है बड़ा घर, नई कार, वो अक्सर कर्ज या स्ट्रेस होता है। वेल्थ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में होती है, न कि खर्च में। असली वेल्थ वो है जो तुम अपने बैंक में रखते हो, न कि इंस्टाग्राम पे दिखाते हो। आज से छुपी वेल्थ बनाने का इरादा रखो। 10वीं लेसन है, बचत करो, बस यही अंतिम रूल है। एक ड्राइवर है जो हर महीने 2000 रुपए बचाता है, फिर एक दिन वो इतना लायक हो जाता है कि वो अपने बच्चों के लिए एक घर खरीद सकता है, क्योंकि बचत का यही रूल सबसे पावरफुल है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी कहती है तुम कितना भी कमाते हो ये मैटर नहीं करता, तुम कितना बचाते हो मैटर वो करता है, वही तुम्हारी वेल्थ बनाता है। और बचत का एक ही मंत्र है, कम खर्च करो, ज्यादा बचाओ। ये बोरिंग लगता है, लेकिन यही तुम्हें फाइनेंशियल स्ट्रांग बनाता है। बचत एक छोटा कदम है, लेकिन ये तुम्हें फाइनेंशियल आजादी तक ले जाएगा। आज से शुरू करो और अपनी वेल्थ की कहानी लिखो। 11वां लेसन है कि परफेक्ट सोचने से बेहतर है प्रैक्टिकल सोचना। एक एम्प्लॉय सोचता है मैं स्टॉक मार्केट में सबसे परफेक्ट स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, पर वो इतना एनालिसिस करता है कि कभी इन्वेस्ट ही नहीं करता। द साइकोलॉजी ऑफ मनी कहती है फाइनेंशियल डिसीजंस में रैशनल से ज्यादा रीजनेबल होना चाहिए। मतलब जो काम करना है वही करो, परफेक्ट नहीं बल्कि प्रैक्टिकल करो। एक मिडिल क्लास फैमिली जो हर महीने SIP में 5000 डालती है, वो परफेक्ट नहीं लेकिन रीजनेबल है, और वही उन्हें लंबी रेस में जिताता है। परफेक्शन का चक्कर छोड़ दो और आज से प्रैक्टिकल होना शुरू करो। रीजनेबल डिसीजंस परफेक्ट डिसीजंस से बेहतर होते हैं। ओवरथिंकिंग फाइनेंशियल चॉइसेस को रोकता है। प्रैक्टिकल हैबिट्स जैसे छोटी सेविंग्स बड़े रिजल्ट्स देते हैं। 12वां लेसन है जिंदगी और पैसा दोनों सरप्राइजेस से भरे हैं, तो किसी चीज का कोई भरोसा नहीं। एक शॉपकीपर सोचता है मैं हर महीने 10,000 रुपये बचाऊंगा और 5 साल में घर खरीदूंगा, पर एक दिन उसकी दुकान में चोरी हो जाती है, तो ये एक शॉकिंग सरप्राइज है जिसकी वजह से उस दुकानदार को अनजाना लॉस झेलना पड़ा। ये बुक कहती है फाइनेंशियल प्लानिंग में हमेशा सरप्राइजेस के लिए तैयार रहो। मार्केट्स क्रैश कर सकते हैं, मेडिकल इमरजेंसीज आ सकती हैं, या अच्छे मौके भी मिल सकते हैं, इसलिए हमेशा थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखो। फाइनेंशियल प्लान्स में हमेशा व्हाट इफ के लिए जगह रखो। सरप्राइजेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, तो उन्हें पकड़ने के लिए रेडी रहो। सरप्राइजेस जिंदगी का मसाला है, उन्हें अपनाओ और अपने फाइनेंशियल प्लान्स को फ्लेक्सिबल रखो। इससे क्या होगा कि तुम हमेशा तैयार रहोगे। 13th लेसन है हमेशा गलतियों के लिए जगह रखो। एक फ्रीलांसर सोचता है मैं अपनी पूरी कमाई इन्वेस्ट कर दूंगा ताकि जल्दी अमीर बन जाऊं, पर जब उसका पीसी खराब हो जाता है तो उस वक्त उसके पास रिपेयरिंग के लिए भी पैसे नहीं होते, क्योंकि उसने अपना सारा पैसा तो इन्वेस्ट कर रखा था। ये बुक कहती है फाइनेंशियल प्लानिंग में रूम फॉर एरर जरूरी है। मतलब हमेशा थोड़ी सेविंग्स रखो, चाहे वो इमरजेंसी फंड हो या थोड़ी एक्स्ट्रा सेविंग, क्योंकि गलतियां इंसान से ही होती हैं और पैसों में गलती का मतलब है स्ट्रेस। तो आज से अपने प्लान्स में सेफ्टी नेट डालो। गलतियां नॉर्मल हैं, बस उन्हें प्लान में शामिल करो। रूम फॉर एरर मतलब एक्स्ट्रा सेविंग्स या कम रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट्स। अपनी इनकम का 10% इमरजेंसी फंड में डालो, यही तुम्हारा सेफ्टी नेट है। ज्यादा रिस्क लेने से पहले हमेशा बैकअप प्लान रखो। दोस्तों, पैसों में गलतियां तो हो ही जाती हैं, बस उनके लिए थोड़ी सी तैयारी रखो और स्ट्रेस से बचो। 14वीं लेसन है तुम बदलोगे तो अपने प्लान्स को भी बदलने के लिए रेडी रहो। एक स्टूडेंट सोचता है मैं 25 साल तक पैसा बचाऊंगा,
और फिर बड़ा घर खरीदूंगा। पर 10 साल बाद उसका गोल बदल जाता है। अब वो ट्रैवल करना चाहता है। इसलिए ये बुक कहती है तुम्हारे प्रायोरिटीज, ड्रीम्स और जरूरतें टाइम के साथ बदलेंगे। इसलिए फाइनेंशियल प्लान्स को इतना रिजिड यानी पक्का मत बनाओ कि वो तुम्हारे नए वर्जन के साथ फिट ही ना हो पाए। फ्लेक्सिबल रहो और अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए स्पेस छोड़ो। तुम आज के नहीं, कल के लिए भी प्लान कर रहे हो, तो अपने प्लान्स को इतना फ्लेक्सिबल रखो कि वो तुम्हारे नए सपनों के साथ चल सकें। 15वीं लेसन है कि कुछ भी फ्री नहीं है, हर चीज की कीमत होती है। एक ट्रेडर सोचता है मैं स्टॉक्स में जल्दी पैसा बना लूंगा, पर जब मार्केट गिरता है तो उसे नुकसान के साथ स्ट्रेस और नींद की कीमत भी चुकानी पड़ती है। ये बुक कहती है हर फाइनेंशियल डिसीजन की एक कीमत होती है, चाहे वो पैसा हो, टाइम हो या मानसिक तनाव। इवन सक्सेस की भी कीमत होती है, जैसे डिसिप्लिन और सब्र। तो हर फैसले से पहले पूछो मैं क्या कीमत चुका रहा हूं, या मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए रेडी हूं। हर फाइनेंशियल डिसीजन की कीमत होती है, पैसा, टाइम या स्ट्रेस। कीमत समझ के फैसले लो, तभी तुम बैलेंस में रहोगे। पैसों का खेल कीमत के साथ आता है। हर फैसले में बैलेंस रखो और अपनी खुशी को प्रायोरिटी दो। अब 16वीं लेसन कहता है हर किसी का फाइनेंशियल गेम अलग है। एक कॉलेज स्टूडेंट सोचता है मैं अपने दोस्त की तरह क्रिप्टो में इन्वेस्ट करूंगा और प्रॉफिट कमाऊंगा, पर उसका दोस्त रिस्की इन्वेस्टमेंट्स के लिए रेडी रहता है, जबकि उसके खुद के पास इमरजेंसी फंड भी नहीं। तब वो अपने दोस्त को कॉपी करने का सोचता है। ये बुक कहती है कि पैसा एक पर्सनल गेम है। तुम्हारे गोल्स, रिस्क्स और परिस्थितियां अलग अलग होते हैं, तो दूसरों के रूल्स कॉपी मत करो। एक हाउसवाइफ है जो घर के खर्चे संभालती है, उसका गेम अलग है। एक सीईओ का गेम अलग। उसी तरह एक ट्रेडर का गेम भी अलग है। इसलिए अपना गेम समझो और अपने रूल्स खुद ही बनाओ। पैसा एक पर्सनल गेम है, दूसरों के रूल्स तुम पे फिट नहीं होंगे। दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। अपनी फाइनेंशियल कहानी खुद लिखो। पैसा तुम्हारी कहानी है, तो दूसरों के चैप्टर को कॉपी मत करो। अपना गेम खुद खेलो और खुद ही जीतो। अब 17वीं लेसन कहता है नकारात्मकता का जादू खतरनाक है। एक एम्प्लॉय न्यूज़ देखता है कि स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया और फिर सोचता है अब तो सब खत्म हो गया। पर यह बुक कहती है पेसिमिज्म बड़ा सिडक्टिव है, क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ ज्यादा ध्यान खींचती है और हम उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि दुनिया लंबी रेस में बेहतर होती है। एक इन्वेस्टर जो मार्केट क्रैश में भी एसआईपी कंटिन्यू करता है, तो वो लंबी रेस में जीतता है। नेगेटिविटी से दूर रहो और ऑप्टिमिज्म के साथ आगे बढ़ो। नेगेटिव न्यूज को इग्नोर करो और अपने फाइनेंशियल प्लान पे फोकस रखो। नेगेटिविटी एक ट्रैप है, उसकी माया से निकलो और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर पे विश्वास रखो। 18th लेसन कहता है हम वो स्टोरीज मानने लगते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। एक स्टूडेंट एक एडवर्टाइजमेंट देखता है कि बिना स्किल्स के 1 महीने में 1 लाख कमाओ, और वो उस पे विश्वास कर लेता है क्योंकि उसे ये स्टोरी पसंद है, क्योंकि यहां बिना मेहनत के प्रॉफिट हासिल करने की बात हो रही है। ये बुक कहती है हम अपने आप को स्टोरीज सुनाते हैं जो हमारी बिलीफ्स को सपोर्ट करती हैं, चाहे वो सच ही ना हो। जैसे एक ट्रेडर सोचता है कि मैं मार्केट को हमेशा बीट कर सकता हूं और हमेशा प्रॉफिट बना सकता हूं, पर यह स्टोरी उसे नुकसान दिलाती है। अपनी स्टोरीज पे सवाल उठाओ और सच्चाई को देखो। स्टोरीज दिल को अच्छी लगती हैं, लेकिन पैसों में सच्चाई जीतती है। अपने बिलीफ्स को टेस्ट करो और सही रास्ता चुनो। 19वां लेसन सब कुछ एक साथ लाओ। ये चैप्टर बुक के सारे लेसन्स का समरी है। मानो कि एक दुकानदार जो हर महीने सेविंग्स करता है, सरप्राइजेस के लिए तैयार रहता है और अपने गोल्स को फ्लेक्सिबल रखता है, वो ये सारे लेसन्स एक साथ फॉलो करता है, तो वो अपना एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल स्टेटस बना सकता है। ये बुक कहती है पैसा अनुशासन, सब्र और माइंडसेट का कॉम्बिनेशन है। कोई एक रूल नहीं, बल्कि सारे रूल्स एक साथ काम करते हैं। तो अपने फाइनेंशियल जर्नी में इन लेसन्स को मिक्स करो और अपनी कहानी बनाओ। डिसिप्लिन, पेशेंस और फ्लेक्सिबिलिटी, ये तीनों जरूरी हैं। अपने फाइनेंशियल जर्नी को सिंपल रखो, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में मत डालो। अब फाइनली लेसन 20, अपना फाइनेंशियल फिलॉसफी खुद बनाओ।
इस चैप्टर में मॉर्गन हाउसेल अपनी पर्सनल फाइनेंशियल स्ट्रेटजी शेयर करता है, जैसे सेविंग्स पहले, कम कर्ज और सिंपल इन्वेस्टमेंट्स। मान लो कि एक टीचर है जो अपने बच्चों के लिए हर महीने 3,000 बचाती है। उसकी फिलॉसफी अलग है। और वहीं एक एंटरप्रेन्योर है जो रिस्की स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है, तो उसकी फिलॉसफी अलग। ये बुक कहती है कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है। अपनी जिंदगी, गोल्स और वैल्यूज के हिसाब से अपनी फिलॉसफी बनाओ और उसे फॉलो करो। पैसा एक सफर है और तुम उसके ड्राइवर हो। अपनी फिलॉसफी बनाओ और अपनी मंजिल खुद चुनो। आखिरी लेसन, हमारी सोच हिस्ट्री से बनती है। ये पोस्टस्क्रिप्ट बताती है कि अमेरिकन लोग क्यों आज इतना खर्च करते हैं, क्योंकि उनकी हिस्ट्री में वॉर्स, व्यापारिक मंदी और बूम्स ने उन्हें ये सिखाया है। पर यह बात इंडिया पे भी अप्लाई होती है। एक दिल्ली की मिडिल क्लास फैमिली आज भी पैसा बचा के रखो जैसी बात सोचती है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री में इकोनॉमिक स्ट्रगल्स रहे हैं। हमारा देश गुलाम बहुत रहा है। इसलिए ये बुक कहती है अपनी फाइनेंशियल सोच को समझो और उसके रूट्स देखो। ये तुम्हें अपने फैसलों को बेहतर समझने में मदद करेगा। तो दोस्तों, ये था द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक का पूरा सफर। सब्सक्राइब कर लो, मैं हर दिन ऐसी ही बेस्ट बुक समरीज लाता रहूंगा और तुम्हें स्पेशल कंटेंट देता रहूंगा और तुम्हें भी स्पेशल बनाता रहूंगा। और हां, कमेंट योर फेवरेट बुक जिस पर तुम अगली वीडियो चाहते हो। तब तक के लिए गुड बाय।